जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एटॉमिक साइज। ठीक है, अब एटॉमिक साइज के बारे में आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज, कंसेप्ट, ये सब कुछ रिप्रेजेंट किए जाएंगे आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, अब एटॉमिक साइज में सबसे पहले मैं बात करूंगा एटॉमिक रेडियस की। विदाउट रेडियस में साइज आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा। विदाउट रेडियस में आपको एटम के साइज का कंसेप्ट दे ही नहीं पाऊंगा। मुझे रेडियस के बारे में जानना होगा, रेडियस के बारे में पता होगा तो डायमीटर तो कॉमन सेंस वाली बात है, कवर हो गया। डायमीटर कवर हो गया, कॉमन सेंस है, तो सेंस ऑफ ह्यूमर है हमारे पास कि एटॉमिक साइज हमारा ऑलरेडी कवर्ड है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर एटॉमिक रेडियस की, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक चीज लिखी हुई है, वो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, 9th क्लास में भी आपने पढ़ी है, 10th क्लास में भी पढ़ी है और यहां पर भी। ठीक है, क्या लिखा है? इट इज डिस्टेंस देखना है यहां पे, इट इज डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। अब जस्ट सपोज, ठीक है, कि भाई आपके पास कोई एटम इस तरीके से अवेलेबल है, ये सेंटर में है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल। वैसे तो मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं कि भाई आपके पास इनर भी अवेलेबल है। ठीक है, ये इनर अवेलेबल है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस। लेकिन आउटर मोस्ट शेल में भी क्या शेल तक की डिस्टेंस? नहीं, अच्छे से कॉमन सेंस से सोचो, क्या लिखा है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, यानी कि आउटर मोस्ट में जहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वहां से न्यूक्लियस की डिस्टेंस को ही आप क्या रिप्रेजेंटेशन कहेंगे? एटॉमिक रेडियाई का रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाफ ऑफ द न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, हाफ ऑफ द न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, ठीक है, इज डिफाइंड एज एटॉमिक रेडियस। अब जस्ट सपोज दो एटम है आपके पास, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं H2 का। ठीक है, ये मेरे पास, ठीक है, पहला H और दूसरा H, पहले H का न्यूक्लियस, दूसरे H का न्यूक्लियस, मैं ले रहा हूं इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को। ठीक है, मैं ले रहा हूं इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, ये मेरे लिए क्या काम कर रहा है इस वक्त? डायामीटर का काम कर रहा है, कॉमन सेंस वाली बात है। मैं ये कह रहा हूं कि इसी डायामीटर के हाफ को, इसी डायामीटर के हाफ को मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं? एटॉमिक रेडियस, ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब ये किसके बारे में बात हुई है? एक कंप्लीट मॉलिक्यूल के बारे में बात हुई है। ठीक है, हाफ ऑफ द न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इज डिफाइंड एज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब अगर आप चाहें, ये तो मॉलिक्यूल के लिए बात हुई है, पर सीधी सिंपल सी इसके बारे में बात करना चाहें तो भाई ये तो हमें पता ही है ना, ये तो हमें पता ही है, सीधी सिंपल सी बात है, हाफ ऑफ न्यूक्लियर डिस्टेंस का। इतना तो अभी समझा है ना, इतना, ये कहानी तो अलग है, ये तो आप कॉमन सेंस से समझ जाओगे, 10th क्लास 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आगे की कहानी की। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो कि इसी से रिलेट है, मतलब एटॉमिक साइज से रिलेटेड है। आप अच्छे से यहां पर ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में। एक्चुअल में एक्सरे डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंटल कंसेप्चुअल पॉइंट था क्या, वो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, यहां लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम मेथड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और बॉन्ड लेंथ। मैं आपको सबसे पहले पिछली स्लाइड पे ले जाके बताना चाहता हूं कि बॉन्ड लेंथ होती क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, मान ली के चलिए कि ये आपका हाइड्रोजन पहला, ये हाइड्रोजन दूसरा,
दोनों ने ओवरलैपिंग, मतलब दोनों के ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग की, केमिकल बॉन्ड क्रिएट किया, H2 का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में आया। दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ही हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि इट इज नोन एज माय बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये मेरी बॉन्ड लेंथ है। ओके, आई होप समझ गए होंगे। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में थियोरेटिकली कंसेप्चुअल मैं आपको समझाता हूं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मेथड के जरिए हम लोग स्पीशीज की रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन को आप क्या कैसे समझेंगे कि एक्सरे से तो वैसे तो आप समझ ही गए होंगे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इन केस इलेक्ट्रॉन ही रिलीज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड ये पहली हो गई। सेकंड, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर जिसे बोलते हैं शॉर्ट में। ये दो मेथड्स ऐसी हैं जिसमें आप इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ गई या बॉन्ड लेंथ आ गई, यानी कि कॉमन सेंस वाली बात है, प्रॉपर डायमीटर का सेगमेंट आ गया आपके पास, तो एटॉमिक रेडियस कैसे निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करके। फिर से पिछली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा यहां पे। अब ये जो डी है यही हम लोग तोड़ रहे हैं, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से ब्रेक कर देता हूं। यहां पे ये वाला जो पोर्शन रह जाएगा, ये वाला जो पोर्शन रह जाएगा, ये आर, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। जिस टाइप का आपका केमिकल बॉन्ड होगा उसी टाइप की आपकी एटॉमिक रेडियस होती है। जैसे सपोज अगर आपका केमिकल बॉन्ड आयनिक है तो आयनिक में मुझे कैटायनिक और एनायनिक दोनों रेडियस के बारे में बात करनी होगी। कोवेलेंट है तो मुझे बात करनी होगी, मेटेलिक है तो मुझे बात करनी होगी, ठीक है। तो सीधी सिंपल सी बात है, जो एटॉमिक रेडियस है बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है कि आपका केमिकल बॉन्ड का टाइप क्या है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड का टाइप क्या है। सो जब दो एटम के बीच में जब एक बॉन्ड फॉर्मेशन वाला सिचुएशन जनरेट होता है तो कहीं ना कहीं हमें यहां पर दिखाई देता है कि बॉन्ड लेंथ अब आ गई है। तो फिर अब हम लोग एनएमआर मेथड या फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन या एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के जरिए रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं एटॉमिक रेडियाई के वैरायटीज के बारे में, तो मैं केमिकल बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कोवेलेंट रेडियस, फिर हम लोग बात कर लेंगे आयनिक रेडियस के बारे में, फिर हम लोग बात कर लेंगे मेटेलिक रेडियस के बारे में, बाय द एंड हम लोग बात कर लेंगे वंडर वॉल रेडियस के बारे में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करना चाहूं कोवेलेंट रेडियस को, तो कोवेलेंट रेडियस का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड वाला सिस्टम कहला रहा है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात क्या करना चाह रहे हैं इसमें, एसबीसीआर का मतलब पता है, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस मतलब कि फॉर दी एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि ये हाइड्रोजन है, मुझे पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, यानी कि ये हाइड्रोजन के 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं इस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन भी अवेलेबल है यहीं पर, उसका एक इलेक्ट्रॉन मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन 1s1, मतलब सीधी कॉमन सेंस की बात है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हाइड्रोजन ने डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर इस हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग में जा रहे हैं, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जनरेट हो रहा है। इसका मतलब सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बन चुका है। इसी को कहा जा रहा है एसबीसीआर, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। यानी कि अगर मान के चलो कि पहला हाइड्रोजन का एटम इस तरीके का दिखाई देता है और दूसरा हाइड्रोजन का एटम भी इसी तरीके का दिखाई देता है, तो जब केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या आपको दिखाई देगी, इस तरीके से ओवरलैप्ड किए हुए आपको एटम का सिस्टम नजर आएगा, ओवरलैप्ड किए हुए, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा, ठीक है, समझ गए। तो इसे निकालने के बारे में किस तरीके से देखेंगे,
अब यहां देखना, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो कब बनेंगे? फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसकी कहानी केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताएंगे। कौन सी कहानी? कि एटॉमिक ऑर्बिटल किस तरीके से ओवरलैप करते हैं। बट अभी हाल फिलहाल इतना समझ लो कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एटम के ऑर्बिटल की मिक्सिंग से जनरेट होने वाला एक सिस्टम है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे की कहानी, एंड दैट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज मिनिमम इन दिस केस। ऐसे केस में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मिनिमम होती है। क्यों? क्योंकि दो स्पीशीज आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड क्रिएट कर रही हैं। तो अब जैसे मान के चलिएगा, पिछली स्लाइड पे वापस आते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब मैंने आपको एक तरीके से समझाया था कि ये अगर मान के चलिए न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, तो ये दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम। दोनों के बीच में डिस्टेंस है मान के चलिए कि x है। लेकिन जैसे ही दोनों एटम, दोनों स्पीशीज आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है थ्रू केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज हो गई है। अब यहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या रह गई है? y। तो मैं आपको वही समझा रहा हूं यहां पे, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो मिनिमम रहेगी ऐसे केस में। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कोवेलेंट रेडियस जो है वो क्या होती है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का एग्जैक्टली हाफ होती है। जब दो सिंगल बॉन्डेड होमो एटम्स का मतलब समझते हैं आप? अभी शायद आप नहीं समझ रहे होंगे कि होमो एटम्स क्या होता है। एक्चुअल में होमो एटम्स का मतलब होता है सेम वेराइटीज, सेम वैरायटी ऑफ एटम्स। मतलब कि जुड़ने वाले दोनों एटम सेम कैटेगरी के हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक एटम हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है तो आप उसको होमो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में हम दूसरा नाम यूज करते हैं, दैट इज हेट्रो। होमो का मतलब होता है सेम वैरायटी ऑफ एटम्स, यानी कि जुड़ने वाले दोनों एटम हाइड्रोजन के ही हैं, या जुड़ने वाले दोनों एटम क्लोरीन के हैं, या जुड़ने वाले दोनों एटम ए है या ए बी टाइप है, व्हाटएवर। तो जुड़ने वाले दोनों एटम अगर होमो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ एग्जैक्टली करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हम कोवेलेंट रेडियस को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपकी स्क्रीन के लिए एक एग्जांपल अवेलेबल है, दैट इज व्हाट? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ ए। यानी कि कोई मॉलिक्यूल है ए, उसे जुड़ना है दूसरे मॉलिक्यूल ए से। ए के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए और दूसरे ए के पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के लिए। जैसे ही दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का कोलैबोरेशन हुआ, शेयरिंग हुई, सिंगल बॉन्ड क्रिएट हुआ, मॉलिक्यूल जनरेट हुआ A2 टाइप का, ठीक है। अब मुझसे पूछा जाए कि सर इसकी कोवेलेंट रेडियस निकालो, तो कॉमन सेंस की बात है, मुझे पता है जुड़ने वाले दोनों एटम होमो कैटेगरी के हैं बिकॉज ऑफ ए, ठीक है। तो ऐसे केस में इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस का जस्ट हाफ करूंगा तो मुझे कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगी। तो कोवेलेंट रेडियस मुझे निकालनी है किसकी? मान के चलिए कि ये वाले ए की निकालनी है। निकाल पाऊंगा क्या? थोड़ा सब्र करो। या इसकी निकालनी है, निकाल पाऊंगा क्या? देखो, अगर जब तक केमिकल बॉन्ड जनरेट नहीं हुआ है तब तक तो कॉमन सेंस की बात है, निकली निकलाई रखी है। केमिकल बॉन्ड जनरेट होने के बाद, यानी कि ए को ए से जुड़ते हुए देखने के बाद अब आपसे पूछा जाए कि बताओ A2 की रेडियस कौन सी कोवेलेंट, क्या बोलोगे? कि सर अब जो रेडियस है वो एक्चुअल में DAA, डायमीटर ऑफ A2 मॉलिक्यूल बन चुका है। मैं कहूंगा कॉमन सेंस है भाई, तुमने RA जोड़ा होगा RA से, तब जाके तुम्हारे पास आया होगा 2RA। तो तुम एक काम करो ना, तुम्हें RA चाहिए तो तुम ये कॉमन सेंस यूज कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर अगर मैं बात करता हूं क्लोरीन जैसे एग्जांपल के लिए, क्लोरीन जैसे एग्जांपल के लिए क्या लिखा है कि इन Cl2 मॉलिक्यूल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है आपकी 1.98 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है वो यूनिट है मेजर करने की। अब भाई आप जानते हैं ना एटम्स क्या कितनी लीस्ट क्वांटिटी मानी जाती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर का हिसाब थोड़ी रखेंगे, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 10 की पावर -10 वाला सिस्टम।
तो 1.98 एंगस्ट्रॉम पता है क्या है? क्लोरीन से दूसरे क्लोरीन की न्यूक्लियस की डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो सीधी सिंपल सी बात है, आपको इसका हाफ करना है तो आपको एक क्लोरीन का पता लग जाए, खेल खत्म। और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं SbCr ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन जैसे एलिमेंट्स के बारे में। तो भाई हम यहाँ पे कैसे देखेंगे? डिटरमाइंड बाय टेकिंग H2O2, N2H4, C2H6 रिस्पेक्टिवली। अब सबसे पहले मेरा दिमाग क्या कहेगा कि यार इसमें से सेंट्रल एटम क्या पहचानो। तो अभी तो आपको सेंट्रल एटम पहचानने वाली कोई कंसेप्ट ही नहीं सिखाई गई है, इसलिए अभी मैं इतना ही इसको कंटिन्यू करूंगा। बाकी चीजें तो आप लोग सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो हाल फिलहाल थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको और नॉलेज क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केस 1, ठीक है ना। तो अब जरा SbCr के फॉर्मेट में हम लोग केस 1 को एनालाइज करेंगे। केस 1 क्या है बच्चों? मैं आपको सीधा सिंपल सा बताता हूं कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपको समझाया जाए। भाई अगर मैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब लेना चाहता हूं कि भाई आपके पास है कोई एटम A जो कि कनेक्टेड है एटम B से, ठीक है, और नो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब क्या है कि भाई A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज नियर बाय इक्वल टू B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम A इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम B। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से इंडिकेशन दे रहा हूं, ठीक है। अब जस्ट सपोज मान के चलिए कि A के बारे में अगर मैं रेडियस दे दूं कि भाई मेरे पास A की रेडियस है लाइक दैट, मान के चलो कि 2.0 एंगस्ट्रॉम, और वहीं अगर मैं आपसे कह दूं कि B की जो रेडियस है दैट इज 2 या फिर 5 एंगस्ट्रॉम, इस तरीके से आप लोग ले लीजिए, मान के चलिएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको दे दी, ओके। सो या फिर मैं किसी एक का रेडियस हाइड कर लेता हूं, मान के चलो कि मैंने इसका रेडियस हाइड कर लिया, ठीक है। अब मुझे A का पता है, या फिर मान के चलो कि ये B का है, ठीक है, या फिर A का कुछ भी है आपके पास। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा क्या? निकालने का तरीका आपका सीधा सिंपल सा यही रहेगा ना कि RA प्लस RB ये आपके सामने अवेलेबल है, जिसमें से RA की वैल्यू ऑलरेडी दे चुका हूं मैं। तो आप तो क्या निकालना चाहोगे? आप इसी तरीके से अप्रोच करोगे ना कि DA to B इज व्हाट RA प्लस RB, DA to B इज व्हाट RA प्लस RB, आप ऐसे ही निकालेंगे। इन केस के RB दे रखा है आपका कितना 2.0, ठीक है। ये आपको दे रखा है कितना, मान के चलो 3.5। आपसे कह रहे हैं कि RA फाइंड करो। कॉमन सेंस की बात है, RA फाइंड करने का मतलब क्या है कि भाई आप 3.5 में से 2.0 घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 3.5 में से 2.0 घटा दोगे तो आपका आंसर आएगा 1.5, वो आपकी RA हो जाएगी। ये मैथमेटिक्स थोड़ी लग रही है यहाँ पे। देन फिर हम बात करेंगे भाई हमारे केस 2 के बारे में। केस 2 क्या है हमारा? केस 2 ये कहता है कि भाई अगर आपके पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है लाइक AB टाइप, और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस आपके पास ज्यादा है, किस तरीके से, एक एग्जांपल से मैं समझ सकता हूं, ठीक है। तो मैं फिर शिमेकर और स्टीवेंसन लॉ को एक्वायर करूंगा इस कंसेप्ट को समझने के लिए। और हमारा शिमेकर और स्टीवेंसन लॉ क्या कहता है कि इफ इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक HCl, HF, HBr, HI, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट एटम आपका ज्यादा आता है, तो आपको एक्चुअल बॉन्ड लेंथ के बारे में अगर एनालिसिस करनी है तो वो ये पता लगेगी कि वो रिड्यूस्ड होती है। रिड्यूस्ड इन द सेंस कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट है तो कॉमन सेंस वाली बात हो रही है कि मुझे एटम के साइज भी डिफरेंट ही नजर आने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको आगे एग्जांपल से समझाऊंगा, तो अगर ये मैं शिमेकर और स्टीवेंसन लॉ के करस्पॉन्डिंग आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा कहना यह है कि अगर बॉन्ड लेंथ में
रिडक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के फंडे पर, ठीक है। तो मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपके पास दो डिफरेंट स्पीशीज अवेलेबल है, ए और बी। ए का साइज कुछ है, बी का साइज कुछ है, ठीक है। ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारे पास है, बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारे पास है। जब ए और बी ये दो हेटेरो एटम्स कोलैबोरेट करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे थ्रू केमिकल बॉन्ड, तो आपको यहां पर ऑब्जर्वेटरी के तौर पर दिखाई देगा कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रिड्यूस हुई है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन द सेंस बॉन्ड लेंथ, जो कि रिडक्शन की फॉर्मेट में आपको दिखाई देगी, जिसे आप बाद में एनालाइज करेंगे। तो अब मेरा ये कहना है कि अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरन्यूक्लियाई देखना है, कैसे देखूंगा भाई? एटम ए की रेडियस प्लस एटम बी की रेडियस माइनस 0.09 मल्टीप्लाइड बाय एटम ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी माइनस एटम बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यहां पर जो x जो आपको दिखाई दे रहा है इस फॉर्मूले में, वो x रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को, ठीक है। एक्स ए का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम ए और एक्स बी का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम बी। यह है आपका शिमेकर एंड स्टीवेंसन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? एक्स ए इज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए एंड एक्स बी इज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी। इसे आगे देखते हैं और अच्छे से मैं समझाऊंगा। एक एग्जांपल मेरी स्क्रीन के सामने आ चुका है और वो आपके सामने कुछ इस तरीके से है। अब यहां पर सबसे पहले मैं होमो की बात करूंगा, फिर हम हेटेरो पे चल देंगे, ठीक है। होमो के लिए मैं आपको बेटर तरीके से समझा सकता हूं कि अगर मान लो कि मेरे पास F2 नाम का कोई मॉलिक्यूल है, लाइक दिस वन, और उसकी बॉन्ड लेंथ यानी कि F से F की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मुझे 1.44 एंगस्ट्रॉम दे दी गई है, ठीक है। और मेरे पास अवेलेबल है H2 का मॉलिक्यूल यानी कि लाइक दिस, और मेरे पास H से H की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड लेंथ दे दी गई है, दैट इज 0.74 एंगस्ट्रॉम। मुझसे पूछ रहे हैं कि फाइंड आउट करिए बॉन्ड लेंथ बिटवीन HF मॉलिक्यूल। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मुझे गिवन है 4.0 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मुझे गिवन है 2.1। तो सबसे पहले मेरा दिमाग क्या दौड़ेगा कि भाई F2 होमो कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो मुझे 1.44 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 2 करके क्या निकालना पड़ेगा? डिवाइडेड बाई 2 करके क्या निकालना पड़ेगा बेटा? रेडियस ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। और सिमिलरली मुझे यहां पर 0.74 का डिवाइडेड बाई 2 करके क्या निकालना पड़ेगा? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। जैसे ही मेरे पास रेडियस ऑफ फ्लोरीन आ जाएगी और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा स्टीवेंसन और शमेकर फॉर्मूले की तरफ, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें क्लियर होने के बाद हम क्या देखेंगे? इसका सॉल्यूशन मैं आपको स्क्रीन पे यहीं पे दिखा देता हूं कि इस तरीके से मुझे स्टीवेंसन और शमेकर फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। तो भाई हाइड्रोजन से फ्लोरीन के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? RF मतलब फ्लोरीन की रेडियस प्लस RH मतलब हाइड्रोजन की रेडियस माइनस 0.09 मल्टीप्लाइड बाय XF यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी माइनस XH हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और आगे की बात करें तो भाई ये कहानी तो आपको समझ आ गई होगी, है ना? ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। शमेकर और स्टीवन फॉर्मूले में रखा जाए तो इस तरीके से आप रखेंगे, फिर मैथमेटिकल कैलकुलेटिव अप्रोच के जरिए आप फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे लाइक दिस। ये मैं कहना चाहता था, ठीक है। अब इसी को देखते हुए एक छोटा सा एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने है, जो या तो आप करेंगे और आपके बाद मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। आपकी स्क्रीन के सामने इस वक्त एक क्वेश्चन अवेलेबल है और लिखा हुआ है अ कंपाउंड A2
आपके पास एक कंपाउंड है A2। सबसे पहले मेरे दिमाग में घंटी बजी क्या कि A2 का मतलब है कि मैंने आपको कौन सा कंपाउंड दिया है, होमो कैटेगरी वाला एक कंपाउंड दिया है जिसमें जुड़ने वाले दोनों एटम सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो कॉमन सेंस वाली बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस मुझे कहीं ना कहीं 0 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी दे रखा है कि बॉन्ड लेंथ अवेलेबल है या फिर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन A to A इज अवेलेबल, दैट इज 1.4 एंगस्ट्रॉम। आपसे पूछ रहे हैं द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम में या कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एटम में। कॉमन सेंस वाली बात है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को, सोचो जरा। क्या आप ये यूज करेंगे, क्या आप ये यूज करेंगे, कितना दिया 1.4 है ना, या तो आप इसका हाफ कर डालोगे। अब हाफ करोगे तो 1.4 का हाफ करना है, तो ऑप्शन आपके क्या आएगा, आप कहोगे सर 0.7 भी हो सकता है। चलो देख लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली फिर हम बात करते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। हमारा अगला इलस्ट्रेशन क्या है, अ कंपाउंड ए बी देखते ही मेरे दिमाग में फिर घंटी बजेगी कि मैंने आपको होमो दिया है कि हेट्रो दिया है। आप कहोगे सर हेट्रो दिया है क्योंकि 2 डिफरेंट एटम है ए और बी। फिर आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है 1.9। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस इन द सेंस के आप ये कह रहे हो कि सर आप ऐसा कहना चाहते हो कि मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम ए माइनस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एटम बी की वैल्यू 1.9 है, आप ये कहना चाहते हो। हाँ बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूं। ठीक है, एटॉमिक रेडियस ए की आपको दी है कितनी, यहां पर 4 और बी की कितनी दी है 2। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में आपसे कह रहे हैं कि डिस्टेंस सर्च करनी है आपको ए और बी के बीच में। तो डिस्टेंस सर्च करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, शूमेकर और स्टीवेंसन फॉर्मूला। भाई सीधी सिंपल सी बात है, ए से बी वाला सिस्टम है आपके पास, आप क्या करोगे भाई, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी माइनस 0.09, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस दिया हुआ है दैट इज 1.9, आपको इतना करना है। ठीक है, रेडियस ऑफ ए कितनी दी है आपकी, यहाँ पे दी हुई है 4, यहाँ दी हुई है कितनी 2, बस अब इतना करना है, आप कर लेंगे, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन वाली जगह पे आप कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस में कैटायनिक और एनायनिक दोनों हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आयनिक रेडियस में सबसे पहले हम बात करेंगे कैटायनिक रेडियस की, यानी कैटायंस के बारे में। कैटायनिक रेडियस क्या है गाइस, जब कोई न्यूट्रल एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या कहीं पे भी डोनेट करता है अदर सिस्टम में, तब वो एक कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। कैटायन बोले तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन की मैं बात कर रहा हूं। ऐसी सिचुएशन में एटॉमिक रेडियस ज्यादा बड़ी होती है कैटायनिक रेडियस से। ठीक है, जस्ट सपोज मेरे पास है ए और ए के पास ये रहे आपके 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर ए से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो बचेंगे ए के पास 3 इलेक्ट्रॉन, और साथ में जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो एटम ए के कैटायनिक चार्ज आ गया। जब एटम से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो न्यूक्लियस की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, शेल्स का साइज छोटा होता जाता है, मतलब पूरा सिस्टम का साइज आपको रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बोल सकता हूं कि कैटायन का साइज कम होता है नॉर्मल एटम के कंपैरिजन में। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा रिड्यूस, कम हो गए, 4 से 3 हो गए थे, लेकिन शेल्स तो रिड्यूस नहीं हुए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं। इलेक्ट्रॉन घट रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, बढ़ क्या रहा है, प्रोटॉन एज इट इज सेम टू सेम है। ठीक है, तो इसके कारण आपके Z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होती है। Z इफेक्टिव का मतलब जब आपके शेल्स के बीच में रिपल्शन का डोमिनेटिंग फैक्टर देखा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस को अपनी तरफ
खींचने की ट्राई करता है और एटॉमिक रेडियस वाला फंडा आपको समझ में आता है। देन अब हम लोग बात करते हैं आगे की कहानी। जो डिक्रीमेंट वाला सीन है वो कैसे देखते हैं? डिक्रीज मोर ओवर आफ्टर लूजिंग ऑल इलेक्ट्रॉन। जैसे ही मान के चलो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों निकाल दिए, ठीक है, चारों निकाल दिए। अब आउटर मोस्ट शेल जो है वो हो गया वेकेंट। अब खाली घर क्या करेगा? न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो साइज रिड्यूस हो जाएगा। ऐसी कहानी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन के सामने थ्योरेटिकल लैंग्वेज क्या लिखी है? डिक्रीजेस मोर ओवर आफ्टर लूजिंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। तो पेनल्टीमेट का मतलब तो बता ही चुका हूं मैं, इनर शेल। तो इनर शेल बिकम्स अल्टीमेट शेल। बाहर वाला जो था सारे इलेक्ट्रॉन देने के बाद खत्म केस में माना जाएगा। अब जो उसके जस्ट बाद वाला है उसे फिर हम लोग आउटर मोस्ट शेल के तौर पर देखेंगे, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन में पता लगेगा कि भाई साहब हमारा जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब न्यूक्लियस के करीब वाला शेल आउटर मोस्ट माना जा रहा है, ठीक है। अब कैटायनिक रेडियस में सबसे पहले हम बात करते हैं साइज ऑफ कैटायन के फैक्टर की। तो साइज ऑफ कैटायन का जो फैक्टर है दैट इज डिपेंड ऑन टोटली मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज या फिर जेड इफेक्टिव। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा उतना ही आपका कैटायनिक साइज पर भी फर्क पड़ेगा। यानी कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर देखूं, ये है नॉर्मल एटम, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये हो गया Fe2+ और यहां से 3 इलेक्ट्रॉन चलेगा तो ये हो गया Fe3+। तो नॉर्मल आयरन Fe2+ और Fe3+ के कंपैरिजन में बड़ा साइज रखता है और छोटा साइज Fe3+ रखेगा। सिमिलरली लेड 2+ और लेड 4+। तो यहां पर आप चार्ज देख के समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा निकाले गए हैं उतना ही उसका साइज भी कम ही आपको ऑब्जर्वेटरी दिखाई देगा। जैसे नॉर्मल Mn है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अगर मैं Mn7+ की बात करूं और नॉर्मल Mn की बात करूं तो Mn7+ का साइज नॉर्मल वाले से कम ही रहेगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो साइज ऑफ कैटेनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज हो रहा है उतना आपका साइज घट रहा है, ठीक है। या फिर जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उतना आपका साइज घट रहा है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एनायनिक रेडियस की। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट? एनायनिक रेडियस। एनायनिक रेडियस क्या है? व्हेन न्यूट्रल एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन। मान के चलो कि कोई एटम है ए, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है ऐसी सिचुएशन में वो एनायन बन जाता है। मतलब इनिशियली उसके पास थे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 हो गए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आपको एनायन बनता दिखाई देगा। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट शेल में इंक्रीज हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की कंडीशन की वजह से आपको साइज इंक्रीमेंट देखा जा सकता है, ठीक है। इसे और कैसे समझ सकते हैं कि मान के चलो कि कोई एनायन है जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, ठीक है, या फिर एनायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सॉरी मैं ये कह रहा हूं कोई एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद एनायन बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एज इट इज है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने के साथ जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो तो घट जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन चालू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन चालू कर देंगे, जिससे आपको क्या पता लगेगा? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो आप बोल दोगे सीधा सीधा कि आपका एटम का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। इस चीज को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन में आप सीधा सीधा बोल देंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आपके एनायन का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। ये कहानी है आपकी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसके। अब दूसरी कहानी एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए, ठीक है, फ्लोरीन जो है एटॉमिक नंबर है उसका 9, ठीक है। मैं फ्लोरीन की बात कर रहा हूं, ठीक है। फ्लोरीन क्या एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नॉन मेटल है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रिप्रेजेंट करने वाली प्रॉपर्टी। तो हमारे पास है नॉर्मल फ्लोरीन और एक है हमारे पास फ्लोरीन माइनस। नॉर्मल फ्लोरीन और फ्लोरीन माइनस के कंपैरिजन को देखा जाए, नॉर्मल फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और फ्लोरीन माइनस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्टेट सिस्टम
पूरा फुलफिल। बट नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही है, फ्लोरीन और फ्लोरीन माइनस के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 9, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो नॉर्मल के पास 9 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन F माइनस के पास देखें तो 10। तो अगर मान के चलो कि Z बाई ई यानी कि प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो भी देखा जाए तो आपको फर्क नजर आएगा। तो Z इफेक्टिव फ्लोरीन माइनस में क्या है भाई, लेस है, नहीं हो पाएगा। सीधी सिंपल सी बात है, एनायन का साइज यानी कि F माइनस का साइज बड़ा है फ्लोरीन से, नॉर्मल से। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के साइज के बारे में। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है आप लोग जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आपको पढ़ाया था। ऐसी स्पीशीज जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, लाइक ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और बी के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ए और बी की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगी। यानी कि ए और बी बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इस तरीके से आप उसे प्रोनाउंस करेंगे। फिर आपको आगे की कहानी भी बिल्कुल थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बता रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है तब क्या होगा, चलो वो तो देखेंगे, बट ये लाइन एक बार देख लो। सो दोज स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज फॉर्म्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। ये तो डेफिनेशन वाली कहानी हो गई। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। क्यों होती है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, देखो मैं आपको बताता हूं। फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ये सीधा सिंपल सा फंडा है आपका, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस व्हेन योर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अगर ए और बी सेम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन रखते हैं, लाइक ए के पास 10 इलेक्ट्रॉन, लाइक बी के पास 10 इलेक्ट्रॉन, बोथ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, बट ए और बी, अब अगर मैं साइज देखूं तो ए और बी में साइज का डिफरेंस है, ए का साइज बड़ा मान लो या बी का साइज छोटा मान लो। ठीक है, एक ही बात। तो एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज हो रही है, अगर ए का साइज बड़ा है तो एटम ए की एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, ठीक है, ज्यादा है। अगर बी का साइज छोटा है तो कॉमन सेंस हम लोग क्या बोलते हैं, बी की रेडियस कम। ऐसी सिचुएशन में हमारा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आगे की कहानी हो गई। और आगे चलते हैं, ये देखो आपके सामने एग्जांपल है, आपके सामने अवेलेबल है पोटेशियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, नॉर्मल आर्गन, ठीक है, सल्फर 2 नेगेटिव, क्लोरीन 1 नेगेटिव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो देखें पोटेशियम में 18, Ca2+ में 18, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन, S2- में 18 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर बात करें तो पोटेशियम के अकॉर्डिंग 19 प्रोटॉन है, कैल्शियम के अकॉर्डिंग 20 प्रोटॉन है। प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूं। आर्गन 18, सल्फर 16, क्लोरीन 17। तो अगर मैं Z/E का रेशियो देखूं तो मुझे क्या सीरीज जनरेट होती हुई दिखाई देगी, लाइक दिस, S2- ज्यादा, देन Cl-, देन आर्गन, देन पोटेशियम पॉजिटिव, देन कैल्शियम 2 पॉजिटिव। इस तरीके का आपको कॉमन सेंस वाला नेचर समझ में आएगा। सिमिलरली अदर एग्जांपल्स भी हैं कि N3- है ज्यादा किससे, O2- से, O2- ज्यादा है F- से, F- ज्यादा है नियॉन से, नियॉन ज्यादा है Na2+ से, Na2+ ज्यादा है Mg2+ से, Mg2+ ज्यादा है Al3+ से। तो ये अदर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया है एनायनिक रेडियस के कंपैरिजन के लिए फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वाला सिस्टम यहाँ कवर होता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं मेटेलिक रेडियस। ये हटा लो, अब यहाँ पे आयनिक रेडियस का कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आ गया, दैट इज मेटेलिक रेडियस। ठीक है, अब आते हैं मेटेलिक रेडियस पे। तो भैया मेटेलिक रेडियस आपकी क्या कहती है, हाफ ऑफ द न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट मेटेलिक एटम इन क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर। यानी कि मान के चलो आयरन की प्लेट है, ये मेरे पास एक प्लेट है लोहे की, आयरन की प्लेट है। तो ये मान के चलो आयरन का पहला एटम, ये आयरन का दूसरा एटम, ये आयरन का तीसरा एटम, ये आयरन का चौथा एटम, लाइक दिस ये अरेंज्ड है, लाइक दिस ये अरेंज्ड है। तो आपसे पता, सीधी सिंपल सी भाषा में एक बात बोली जा रही है कि अगर आपके पास मेटेलिक रेडियस निकालने वाला फिनोमिनन देखा जा रहा है तो आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप कॉमन सेंस लगाएंगे। मेटेलिक रेडियस का मतलब यह है कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में आपको
सोचते हुए आंसर देना है। अब जरूरी नहीं है कि आयरन की प्लेट पे आयरन का एक ही एटम हो, बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है भाई ये सिस्टम। तो आपको कुछ नहीं करना है, आयरन के एक एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, बाकी सारे एटम के लिए वो सेम रहेगी। तो आपसे यही कह रहे हैं कि हाफ ऑफ द न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटेलिक एटम इन क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर नोन एज मेटेलिक रेडियस। कॉमन सेंस है ये, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि मेटल के पार्टिकल्स जो है वो ओवरलैप नहीं करेंगे, देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, इस तरीके से नहीं बनता है मेटल। सो कॉमन सेंस की बात है, मेटेलिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, ये यहाँ पे कॉमन सेंस आ जाता है, ठीक है। मेटेलिक रेडियस ज़्यादा होती है किससे? कोवेलेंट रेडियस से, ओके। कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है? ओवरलैपिंग होती है, इसलिए आपकी बॉन्ड लेंथ आपको कम नजर आती है, यानी कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम नजर आती है। बट मेटेलिक रेडियस में जब ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही है तो फिर बॉन्ड लेंथ कम नजर आएगी ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मेटेलिक रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के। जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी आपकी मेटेलिक रेडियस कम, या फिर जितनी ज़्यादा मेटेलिक रेडियस उतनी आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। तो ये आपको फंडा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी ये कहती है कि जितना ज़्यादा मेटेलिक रेडियस होगा उतनी ही आपकी क्रिस्टल पैकिंग लूज होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा मेटेलिक रेडियस होगा उतनी आपकी क्रिस्टल पैकिंग लूज होगी, उतनी ही आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ लेस होगी। ये ये पॉइंट जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? ये पॉइंट इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आपकी मेटेलिक रेडियस इंक्रीज, आप समझ जाना कि आपकी क्रिस्टल पैकिंग डिक्रीज। क्रिस्टल पैकिंग आपकी डिक्रीज, कॉमन सेंस की बात है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज। और ये किस टाइप के लिए मैं बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ बॉडी सेंटर्ड पैकिंग वाले सिस्टम के लिए, जनरली अल्काइली मेटल्स वाला सिस्टम, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स तो एफसीसी अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है। अब अगर मान के चलो कि आपके मेटेलिक रेडियस जो है वो लेस है, तो कॉमन सेंस की बात है कि क्रिस्टल पैकिंग की एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगी एक्यूरेसी के साथ, मतलब टाइट क्रिस्टल पैकिंग रहेगी। एफसीसी वाला सिस्टम, एफसीसी मतलब ट्रांजिशन मेटल्स की बात हो रही है, लाइक आयरन जैसे, ठीक है, तो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी हाई रहेगी, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? और एफसीसी का जो अरेंजमेंट है बेसिकली हम लोग कहाँ देखते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। ये सब आपको कहाँ सीखने को मिलेगा? 12th क्लास फिजिकल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट चैप्टर में।